हेलो फ्रेंड्स, विनोद सर्स आईएएस में आपका स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है आर्ट्स एंड कल्चर सीरीज में लास्ट 3 इयर्स करंट अफेयर्स। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पिछला लेक्चर भी देखा होगा और आज का लेक्चर हम अब शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 2 नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा पेंटिंग्स अर्थात चित्रकला और दूसरा टॉपिक होने जा रहा है डांस एंड म्यूजिक यानी नृत्य एवं संगीत। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम पेंटिंग से। और जो हमारा स्टाइल होगा लेक्चर में पढ़ाई करने का वो पिछले लेक्चर की तरह ही सिमिलर होगा, अर्थात आपको जो भी लाल रंग में जो भी हाईलाइट किए गए हैं जो भी वर्ड्स, उनको आपको थोड़ा इंटरनेट पे खुद से ही थोड़ा सर्च करना होगा और ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे उन सभी के आखिर में एक होमवर्क होगा मल्टीपल क्वेश्चंस का, तो वो भी आपको घर पे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, आज का पहला टॉपिक है बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग इनॉग्रेटेड एट द तीतनवाला म्यूजियम। तीतनवाला संग्रहालय में बगरू हैंड ब्लॉक शैली की जो प्रिंटिंग है उसका उद्घाटन किया गया। बगरू प्रिंटिंग दरअसल एक तकनीक है स्टूडेंट्स, जो राजस्थान में छिपा समुदाय के लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये जो बगरू प्रिंटिंग की जो तकनीक है इसका इतिहास तकरीबन 1000 साल पुराना है। छिपा समुदाय के जो लोग हैं राजस्थान में आमतौर पर नागौर के इलाके में रहते हैं। छिपा ये जो शब्द है वो गुजराती से आया है। छिपा का जो मूल शब्द है वो है छापा। छापा का मतलब है प्रिंट करना। छिपा समुदाय के लोग ज्यादातर राजस्थान और गुजरात के इलाके में आपको मिलेंगे और ये जो बगरू प्रिंटिंग की जो शैली है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है अपनी नेचुरल डाइज और टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोग्राफ्स एक साथ देख सकते हैं। पहले फोटोग्राफ में आप तीतनवाला म्यूजियम की एक झांकी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी कारीगरी को डिस्प्ले किया है। दूसरे फोटो में आप ये देख सकते हैं कि डिजाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने अलग अलग प्रकार के छापने वाले यंत्र उन्होंने रखे हुए, तो आपको जैसी डिजाइन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तीसरे फोटो में आप एक कामगार को देख रहे हैं, महिला कामगार को, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रिंटिंग का काम कर रही हैं। वैसे ही चौथे फोटो में भी आप एक पुरुष कामगार को प्रिंटिंग का काम करते हुए देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस अगली स्लाइड में हम थोड़ी अन्य सूचना हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि छिपा समुदाय में इस प्रकार की प्रिंटिंग सबसे पहले छिपा समुदाय के देवता संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज द्वारा शुरू की गई थी। आप इस स्लाइड के नीचे संत नामदेव जी महाराज की फोटो देख सकते हैं। वे भगवान विट्ठल यानी भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। इस प्रकार की ब्लॉक प्रिंटिंग जयपुर के इलाके से शुरू होती है। एक प्रिंट की शुरुआत होती है डिजाइन के सिलेक्शन से। एक शीशम लकड़ी का टुकड़ा लिया जाता है, उस पे बहुत ही खूबसूरत बारीक नक्काशी की जाती है और फिर उसी ब्लॉक को लेकर उसे छापे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उस पर नेचुरल डाई लगाई जाती है और फिर उससे कपड़े की प्रिंटिंग की जाती है। इस स्लाइड में आप 2 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में
छिपा समुदाय की बेहतरीन कारीगरी का आपको मुजाहरा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि बगरू प्रिंटिंग के इस्तेमाल से कितने बेहतरीन दर्जे के पोशाक तैयार किए गए हैं, बोथ फॉर मेन एज वेल एज विमेन। दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन दर्जे की अलग अलग प्रकार की छापे की कारीगरी यहां पर दिखाई गई है। आपको जिस प्रकार की जैसी डिजाइन पसंद है, आपको वैसी प्रिंटिंग करके मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मिथिला रेलवे स्टेशन को हाल ही में पारंपरिक मधुबनी कला से सजाया गया। इंडियन रेलवेज के इस प्रोजेक्ट में 225 से ज्यादा आर्टिस्ट ने भाग लिया और सभी आर्टिस्ट ने खुद से ही वॉलंटियर किया, बिना किसी भी प्रकार के पेमेंट के। इन आर्टिस्ट्स में 80% तो महिलाएं थीं। मिथिला पेंटिंग, ये जो तरीका है बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग का, ये मिथिला इलाके से आता है। ये इलाका बिहार से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है। मधुबनी पेंटिंग की जो कला है उसका नाम आता है मधुवन से, यानी शहद का जंगल। मधुबनी पेंटिंग्स का जिक्र हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। ये पेंटिंग्स दरअसल छोटे गांव की विभिन्न स्त्रियां बनाती हैं। इसमें आप एक पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो चूरा किए गए राइस, वेजिटेबल्स और प्लांट से बनता है। इस स्लाइड में हम एक बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ देख सकते हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन का। कितने रंग बिरंगे पेंटिंग से इसे सजाया गया है। इसमें धार्मिक पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं, इसमें आपको शाही पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। ये पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत हैं कि इसे देखकर जापान के कुछ बिजनेसमैन भारत में आए थे और उन्होंने इन पेंटिंग्स को इतना पसंद किया कि अब जापान में भी कुछ ट्रेनों में मधुबनी पेंटिंग्स बनाकर पेश की जाएंगी वहां की आम जनता के लिए। मिथिला पेंटिंग्स जो हैं उसका मुख्य विषय होता है हिंदू देवी देवताओं की कहानियां। इसमें आप बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधों के डिजाइन, बाग बगीचों के डिजाइन, आपको उभरे हुए नैन नक्श भी आपको देखने को मिलते हैं। मिथिला पेंटिंग को बनाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं, जिनके नाम हैं भरणी, तांत्रिक, कटचनी, गोदना, खोबर इत्यादि। ये पेंटिंग्स इतनी मशहूर हैं कि इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर स्टेटस भी प्राप्त है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूभर्गीय सूचक। नेक्स्ट स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप देखते हैं कि यंग बच्चे इस बहुत ही खूबसूरत कला को बना रहे हैं। दूसरे में आप देख सकते हैं एक महिला बहुत ही खूबसूरत नक्काशी कर रही है। तीसरे फोटो में आप ये देख सकते हैं कि पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन को भर दिया गया है इस खूबसूरत चित्रकला से। और चौथे फोटो में आप देखते हैं कि बाहरी सिरा जो है ट्रेन का, वो पूरा का पूरा पेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट आईपान। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप इनैक्टस द्वारा शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट आईपान है। ये प्रोजेक्ट आईपान
फोकस करता है कुमाऊं के इलाके से आने वाले इस खूबसूरत कला के ऊपर, जो खास तौर पे कुमाऊं की महिलाएं इस्तेमाल और प्रोड्यूस करती हैं। प्रोजेक्ट आईपान के तहत विभिन्न प्रकार के पेंटिंग्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, डायरीज, फोल्डर्स और दूसरे अलग अलग प्रकार के स्टेशनरी आइटम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिन पर ये खूबसूरत कारीगरी मौजूद होगी। आईपान, ये जो शब्द है, ये एक संस्कृत का शब्द है दोस्तों, जिसका मूल शब्द है अर्पण। अर्पण, इस शब्द का अर्थ है टू पिगमेंट, यानी रंग प्रोड्यूस करना। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम ये फोटोग्राफ देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइनर आइटम्स और स्टेशनरी आइटम्स, जिनके ऊपर आईपान कारीगरी की गई है। लाल रंग की ये कारीगरी होती है, जिस पे सफेद और कभी-कभी गोल्डन रंग भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत है ये। स्टूडेंट्स, कुमाऊं दरअसल उत्तराखंड के एक बहुत ही मशहूर इलाके का नाम है। यहाँ की जो गृहिणियां होती हैं, वो अपने हाथ के आखिरी 3 उंगलियों से ये आईपान कला बनाती हैं। इस आईपान कला में नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन बनाया जाता है। लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनली आप देखते हैं कि आईपान कला जो है वो छतों पर, दीवारों पर, फर्श पर बनाई जाती थी, लेकिन अब इस कला को एक नया रूप मिल रहा है और इसे डायरीज और ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर भी बनाया जा रहा है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने में आईपान कला कैसे इस्तेमाल की जाती थी और आज ये आईपान कला ने क्या नया रूप हासिल कर लिया है। पुराने दौर में गृहिणियां, महिलाएं अपने घरों के फर्श पर इस खूबसूरत कला को प्रदर्शित करती थीं, लेकिन आज की तारीख में इसे एक नया लुक दे दिया गया है और आईपान कला से आप बनी हुई राखियां भी देख सकते हैं। राखी हो गई या फ्रेंडशिप बैंड हो गया या तमाम दूसरे प्रकार के स्टेशनरी आइटम्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, केव रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर्ड नियर भोगेश्वरम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भोगेश्वरम मंदिर परिसर के पास शैल चित्रकला की खोज की गई। फ्रेंड्स, कुर्नूल के इलाके में तकरीबन 6000 ईसा पूर्वी से लेकर 6वीं शताब्दी तक कुछ बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स कुछ गुफाओं में पाई गई हैं, जो कि भोगेश्वरम मंदिर के नजदीक हैं। विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये तीनों फेजेस से संबंधित हैं, जैसे कि मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज नवपाषाण काल और मेगालिथिक एज यानी कि महापाषाण काल। ऐसी ही प्रकार की रॉक पेंटिंग्स हमें रायलसीमा में भी पाई गई हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं, ये कोई बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही प्रिसिशन से बनाई हुई नहीं है। ये डायरेक्टली कलर पे हाथ को डालकर डायरेक्टली घिस दी गई थी। यहां पर एक बहुत ही चौंका देने वाली बात यह है कि महापाषाण काल, मेगालिथिक एज में एक रॉक पेंटिंग पाई गई है जो सफेद कलर की बनाई गई है। वो एक इंसान की पेंटिंग है। उस पेंटिंग में वो जो मनुष्य है वो एक शेर की तरह, बाघ की तरह दिखने वाले वाइल्ड एनिमल से लड़ रहा है। इन रॉक पेंटिंग्स में मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के
स्टोन टूल्स पाए गए हैं, यानी कि पत्थर के औजार पाए गए हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप उन पेंटिंग्स का फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर एक इंसान की पेंटिंग है जिसकी कुछ पूंछ सी नजर आ रही है और उसके हाथ में कुछ बड़ी सी वस्तु है। उसके साइड में आपको एक इंसानी हाथ का छापा भी देखने को आपको मिल सकता है। कुछ अन्य जानकारी लेते हैं। यहाँ पर 2 मनुष्यों की पेंटिंग्स पाई गई हैं जिनके हाथों में त्रिशूल हैं। इससे ये पता चलता है कि मेगालिथिक एज में, महापाषाण काल में, लोग लोहे के हथियार इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर अन्य पेंटिंग्स भी पाई गई हैं जिसमें राम, रावण, हनुमान भी दिखाए गए हैं और ये सभी पेंटिंग्स पीले रंग से बनाई गई हैं। मेसोलिथिक एज यानी कि मध्यपाषाण काल में यहाँ पर स्टोन शेल्टर्स भी बनाए गए थे। एक और चीज, यहाँ पर लाल, सफेद और पीले रंग का इस्तेमाल किया गया था अलग अलग कालों को प्रदर्शित करने के लिए। यहाँ पर विशेषज्ञों को रॉक पेंटिंग्स के ही नजदीक के स्थान पर 5 ब्यूरियल साइट्स मिली हैं, जिनमें से 3 अभी तक ठीक ठाक सही सलामत बची हैं। ब्यूरियल्स का अर्थ होता है समाधि स्थल। स्टूडेंट्स, ये है आपका होमवर्क। गुंडलाकम्मा, जो कि आंध्र प्रदेश के इलाके में है, वहां पर कुछ बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। फिर तमिलनाडु में भी कुछ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स पाई गई हैं। इन सभी के ऊपर आपको 50-50 शब्द लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स, हम एक अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है डांस एंड म्यूजिक, नृत्य एवं संगीत। पहला करंट अफेयर है घुमोट टू बी डिक्लेयर्ड गोवाज हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। घुमोट को गोवा का धरोहर वाद्य यंत्र घोषित किया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में घुमोट नामक एक संगीत यंत्र है जिसे गोवा की सरकार ने वहां का हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर किया है। घुमोट यंत्र को गोवा में गणेश चतुर्थी की आरती के वक्त बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में 2017 में जब पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा जब भारत आए थे तो उन्हें घुमोट गिफ्ट किया गया था। गोवा पुराने जमाने में पोर्चुगल की एक कॉलोनी था और एंटोनियो कोस्टा जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो भी गोवा से ही अपना मूल संबंध रखते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप अलग अलग चित्रों में ये देख सकते हैं कि कैसे घुमोट यंत्र को गोवा की फैमिलीज बजाती हैं और उसका लुत्फ उठाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको घुमोट यंत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। जरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अब हम लेते हैं। घुमोट दरअसल एक स्वदेशी इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो ड्रम का जो हिस्सा है, जो मेम्ब्रेनियस पार्ट है, वो गोवा में पाए जाने वाली मॉनिटर लिजर्ड के खाल से बनाया जाता है। इस मॉनिटर लिजर्ड की स्किन को उस मटकी के ऊपर स्ट्रेच करके लगा दिया जाता है और फिर वहां से बेहतरीन साउंड निकलता है। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्या है जरा देखते हैं। बात दरअसल ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार ये मॉनिटर लिजर्ड जो है ये एक एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ
स्पीशीज हैं। इसे बहुत ज्यादा हंट किया जाता है, ये बहुत ही कम बच गए हैं और इसीलिए इसके हंटिंग को रोकने के लिए यहाँ पर इसे संरक्षण दी गई है। हाल ही में घुमोट यंत्र को गोवा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बैन भी कर दिया था, क्योंकि घुमोट बनाने के लिए खाल चाहिए, मॉनिटर लिजर्ड की खाल, जो कि बहुत ही दुर्गम जीव बन चुका है। और इसी कारणवश अब एफर्ट्स लिए जा रहे हैं कि ये जो मॉनिटर लिजर्ड की जो स्किन है, इसे बदल दिया जाए गोट स्किन से, बकरे की खाल से। तो इससे क्या होगा, घुमोट भी इस्तेमाल होता रहेगा, बनता रहेगा और मॉनिटर लिजर्ड्स को भी संरक्षण मिलता रहेगा। अब हाल ही में ये जो चलन चला है, इसी से ही इस इंस्ट्रूमेंट में अब एक नया उत्साह लोगों में जाग गया है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि भारतीय मॉनिटर लिजर्ड कैसे दिखती है। ये एक बड़ी सी छिपकली होती है जिसको मारकर उसकी खाल निकाली जाती है और घुमोट यंत्र बनाया जाता है। इनकी इतनी हंटिंग हुई है कि ये विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं और इसीलिए अब यही प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको ना मारा जाए और इसकी जगह बकरे की खाल लेकर घुमोट यंत्र बनाया जाए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम टू कम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि थिरुवैयारू नामक जगह में भारत का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ये जगह स्वामी त्यागराज जी का जन्म स्थान भी है। स्वामी त्यागराज जी त्रिमूर्ति कहलाते हैं दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का। इस त्रिमूर्ति के दो अन्य हिस्से हैं, स्वामी मुथुस्वामी दीक्षितार जी और स्वामी श्याम शास्त्री जी। तमिलनाडु में सालाना रूप से त्यागराज आराधना म्यूजिक फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है, जहां पर पूरी दुनिया से टैलेंटेड म्यूजिशियंस आते हैं और अपनी कला दिखाते हैं। त्यागराज जी को त्यागैया भी कहा जाता था तेलुगु भाषा में। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप स्वामी त्यागराज जी का फोटो भी देख सकते हैं और उनकी प्रतिमा वाला स्टैंप भी देख सकते हैं। इस स्लाइड में ये जो फोटो आप देख रहे हैं वो लिया गया है त्यागराज इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल से, जो वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, ये है आपका होमवर्क। आपको एक लिस्ट बनानी है of all the dances which were displayed during the Republic Day Parade of India during the last 2 years. आपको आसाम से ब्रजवाली भाषा और भावना कला के ऊपर भी आपको 50 शब्द लिखने हैं। इसके अलावा आपको त्रिपुरा के लोकरंग फेस्टिवल, संगराई डांस और मोक ट्राइब के ऊपर भी 50 वर्ड्स लिखने हैं और आपको मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कला अकेडमी के ऊपर भी 50 वर्ड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।